दिनेश कुमार आप सभी का जियो एग्ज़ाम प्रेप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज राष्ट्रपति का चुनाव है और इस चुनाव से पूर्व ही कई अखबार या यूं कहूं कि मोस्टली अखबारों में ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि द्रौपदी मुर्मू हैं वो इलेक्शन जीत रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू क्या कर रही है? इलेक्शन जीत रही है। तो ये एक राष्ट्रपति चुनाव का जो है, जो हम ये सिनेरियो भी चल रहा है, इसमें हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होता है और किस प्रकार से भविष्यवाणी कर दी गई है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनने जा रही है। क्या प्रक्रिया है, इसके अंदर कई टेक्निकल टर्मोलॉजी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संकीर्ण मत प्रणाली, ये भी हम जानेंगे। ये प्रणाली कहाँ से ली गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस प्रणाली की क्या खामियां हैं और किस प्रकार से हम विधायकों के और सांसदों का मत मूल्य निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए। ये मैं जो कह रहा था आप लोगों को, ये उसी का है कि 15वें राष्ट्रपति की वोटिंग आज है, मतगणना 21 को होगी और ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये सब की सब जो भविष्यवाणी है ये आपके सामने अखबार की है, भास्कर में आया है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू जीत तय है। तो किस आधार पे की गई है ये इसमें हम देखने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो राष्ट्रपति किसको चुनना है उसके लिए कुछ हमारे संविधान में आर्टिकल 58 में कुछ योग्यताएं बताई गई है कि राष्ट्रपति उसी को चुना जाएगा। ये 2 बार लिख गया है, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, जन्म से 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत का नागरिक बन सकता हो, राष्ट्रपति बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो। अगर यही उपराष्ट्रपति होता तो वहाँ पर राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित होने की योग्यताएं उनके अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन राष्ट्रपति में ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो राष्ट्रपति में होनी चाहिए। एक और है कि वो लाभ के पद पे संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पे नहीं हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रपति है या कोई उपराष्ट्रपति है या कोई किसी राज्य का राज्यपाल है या किसी राज्य में वो मंत्री है तो उसको लाभ का पद नहीं माना गया है। अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई मंत्री वर्तमान पद पे है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, वो इसके लिए योग्य है। अब आपके सामने ये और आ रहा है, ठीक है, कि इसकी पद्धति क्या है। अब आती है चुनाव पद्धति जो हमारे आर्टिकल 55 में दी गई है। क्या दी गई है? सबसे पहले तो इसका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब है जहां जनता खुद वोट नहीं देती है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाकर वहां वोट देते हैं, वो पद्धति अप्रत्यक्ष पद्धति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सबने एमपी सांसद को चुना और हमने किसको चुना? एमएलए को चुना। एमपी और एमएलए ये जाकर कहाँ? राष्ट्रपति को वोट में, वहाँ चुनाव में वोट करते हैं। इसलिए जो सारा का सारा प्रोसेस है वह अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का हो गया है। इसी प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा यहाँ पर क्या होता है? चुनाव होता है। अगली स्लाइड में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब इसमें आप यहाँ समझो एक बार कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, देखो इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है। इस प्रणाली में आपके सामने बहुत सारे कैंडिडेट दिए होते हैं। जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सब के यहाँ पर नाम लिख दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको, जैसे कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो हम क्या करते थे, कभी 3 कैंडिडेट हो, अभी तो 2 ही है, तो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आएगा वो जीतेगा। अगर मान लो 3 या 4 कैंडिडेट हो जाते हैं तभी राष्ट्रपति में कुछ कहते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कहाँ ज़रूरत है,
कि जहाँ पर एक प्रत्याशी को हमें चुनना होता है तो वहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर है, जैसे मैंने नाम दे दिया मेरा, यहाँ पर दिनेश खड़ा है, एक कमल खड़ा है, एक राजू खड़ा है और एक महेश खड़ा है। अब इसमें से हमें सिर्फ चुनना है किसको, एक व्यक्ति को चुनना है या दो व्यक्तियों को चुनना है। मान लो इसमें से हमें क्या करना है, दो व्यक्तियों को चुनना है। तो हमारे पास लिस्ट आ गई। अब ये लिस्ट प्रत्येक कैंडिडेट के पास होती है। वो क्या करेगा, इसमें अपने हिसाब से क्या करता है, प्रेफरेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल इधर भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी यही कैंडिडेटों के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम भी क्या करें, इसमें हमने भी कैंडिडेटों को इसी प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। ये 4 कैंडिडेट सेम इसमें रहते हैं। अब क्या होगा कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने वोट दे दिया राजू को 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे और इसको रख दिया 4 पे। सेम यही यहाँ पर D, K, R और M है। कोई व्यक्ति आकर क्या कर रहा है कि इसको यहाँ पर 1 वोट नंबर पे दे दिया, फिर इस कमल को यहाँ पर 2 को दे दिया, राजू को भी उसने 3 पर दे दिया और इसको 4 पर दे दिया। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, पहली बार वोट खोलेंगे अपन। ठीक है, तो अब 1 नंबर पे कौन आ रहा है, राजू आ रहा है, और इधर से 1 नंबर पे कौन आ रहा है, दिनेश आ रहा है। ये आ रहा है ना। इसी प्रकार सबके पहली जो प्रेफरेंस है उसको लेंगे और सबकी पहली प्रेफरेंस को फिर जोड़ेंगे कि ज़्यादा प्रथम पोजीशन पे कौन आ रहा है और सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है और थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, ये निकालेंगे। और जो सबसे कम पोजीशन वाला चौथा, उसको हम क्या कर देंगे, इस मत प्रणाली से बाहर निकाल देंगे और ये व्यक्ति अपने मतों को ट्रांसफर कर जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तो ये संक्रमित होकर ये एक व्यक्ति को अपने मत क्या करेगा, ट्रांसफर करके जाएगा कि मैं इस फला आदमी को देता हूँ, फिर वो निकल जाएगा। उस प्रकार ये क्या है, जब तक चलता रहेगा जब तक कि चुनाव जो कैंडिडेट जिनको चुनना है वहाँ तक नहीं चल जाए। ठीक है, नीचे वाले को निकालते जाएंगे, उसके मत ऊपर वाले में जोड़ जाएंगे और इस प्रकार लास्ट में जो न्यूनतम हमारा कोटा है, जो न्यूनतम कोटा होता है वो क्या होता है, वैध मतों की संख्या बटे में निर्वाचित जो कैंडिडेट होंगे कि कितने चुनाव करना। अभी राष्ट्रपति में 1 चुनना तो 1 करेंगे +1, ठीक है, और इधर भी +1 कर देंगे। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको निकालने का प्रोसेस है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए वापस से, निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान देना, मनोनीत सदस्यों को नहीं रखा जाता है, मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं। विधानसभा की बात हो रही है, अगर ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद हो तो विधान परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये हमारी पद्धति थी और ये हमारा निर्वाचक मंडल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये कुछ आप इसको महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 54 के तहत ये बताया गया है कि इसका चुनाव होगा जो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। 55 में हमारी ये पद्धति बताई गई है कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, जिसमें क्या हो जाता है कि जो हमारे कैंडिडेट होती है उसकी लिस्ट होती है और उन पर प्रत्येक व्यक्ति जब वोट डालता है तो उसमें नंबर डालता है कि मेरी पहली चॉइस ये है, सेकंड ये है, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से। और जो इन प्रेफरेंस में फर्स्ट पे आएगा उसको हम क्या करते हैं, तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि कोई भी कैंडिडेट न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार इसका एक पद्धति हो जाती है। 56 में इसका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का है, ये भी दिया गया है।
इसकी नियोक्ताओं के बारे में जो हम चर्चा कर चुके हैं, ये आर्टिकल 58 में दिया गया है और ये 60 में इसका शपथ दे रखी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये जो आपको याद होने चाहिए। अब आता है कि इसका मत मूल्य कैसे निकालते हैं। अब देखो, इसमें समझने वाली बात बहुत अच्छी है। इसमें देखो, और इसमें क्या है, पहले तो एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे। सबसे पहला चरण होगा विधायक एमएलए का। क्या करेंगे, इसमें एमएलए का चुनाव है, एमएलए का क्या बोलो, एमएलए का मत मूल्य निकालते हैं। तो इसमें क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या होगी, ठीक है, और उसमें बटे में राज्य विधानसभा के सदस्य कितने हैं, और वहाँ पर इसको क्या करते हैं, 1000 से गुणन करते हैं। कई जगह आपको यहाँ पर ये भाग लिखा होगा, तो जब भाग को भी गुणा में बदलना तो 1 बटा यही लिखते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई भाग लिख के और 1000 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, जैसे मान लो कि किसी राज्य की जनसंख्या, जैसे राजस्थान की मान लेते हैं, हमारे यहाँ पर राजस्थान की मान लेते हैं, हम मान रहे हैं, एक बार सुनना, ये हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी राजस्थान की जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ हमने जनसंख्या मान ली। हमारे यहाँ पर सीटें कितनी हैं, विधानसभा के सदस्य कितने हमारे, 200 है। तो ये ठीक है, तो कुल जनसंख्या बट क्या हो गया, राज्य विधानसभा के सदस्य, तो हमारे कितना हो जाएगा ये, और इंटू 1/1000 हमारा ये है, तो 1000 से ये 3 जीरो भी यहाँ से कट जाएगी। तो हमारे विधायक का मत मूल्य कितना हो जाएगा, 100। कितना हो गया विधायक का मत मूल्य, 100, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसे हर प्रत्येक राज्य का एक विधायक का मत मूल्य निकाल लेंगे। फिर वहाँ पर क्या करेंगे, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य योग करेंगे, प्रत्येक राज्य का ऐसे निकाल के वहाँ के सभी सदस्यों का जोड़ लेंगे, और इसी प्रकार से हम सभी राज्यों के जो जितने भी विधायक हैं उन सब के मतों को, मूल्य को जोड़ लेंगे। अब इसमें किसका भाग देंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य, जो कि आपको पता है राज्यसभा में 233 है और लोकसभा में 543 है। इस प्रकार टोटल हमारे जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो कितने हो गए हमारे, 776, ठीक है। इस प्रकार तो इसमें से एक बात हम समझ ले कि सभी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य समान होगा, और एक राज्य के विधायकों का मत मूल्य समान होगा, लेकिन भिन्न भिन्न राज्यों का मत मूल्य, जो विधायकों का मत मूल्य, वो अलग अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ की जनसंख्या और वहाँ की विधानसभा की सीटों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना, कई बार स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, किसी भी एक राज्य के सभी विधायकों के मतों का मूल्य समान होता है, जबकि 2 राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य में भिन्नता होती है, क्योंकि वो वहाँ की जनसंख्या और विधानसभा की सीटों पर डिपेंड करता है। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य समान होता है। अब ये आ गया इस प्रकार। तो अब इसमें क्या है कि आपको एक मैं चीज़ें बताता हूँ कि क्या गणित चल रही है अभी वर्तमान में। अब इसका थोड़ा सा जो अभी वर्तमान में जो हमारे परिदृश्य है, जिसके आधार पर ये एज्यूम लगाया जा रहा है कि कौन जीत रही है, ये क्या नाम, द्रौपदी मुर्मू जीत रही है। तो अब देखो हमारे पास में हाँ, तो हमारे कुल सांसद कितने हैं निर्वाचित, सांसद है 776, जिसमें से हमारे एनडीए के कितने हैं, 52। मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार तो हमारी किस में है, एनडीए में, इसमें एनडीए की सरकार है केंद्र में। तो यहाँ के सांसद ज़्यादा हो गए। फिर हम देखेंगे कि अधिकांश जो राज्य है, अधिकांश राज्यों में भी किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। चाहे वो एमपी हो, बड़े बड़े राज्यों की बात कर रहा हूँ, एमपी है, चाहे वो यूपी है, या चाहे बिहार है, ठीक है, असम है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें सरकार किसकी है,
भाजपा या भाजपा समर्थित अन्य दलों की। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी एनडीए समर्थित सरकार है, तो अगर सांसद भी ज़्यादा है इनके और विधायक भी इनके ज़्यादा, तो जिसके ज़्यादा है तो इनके मतों का मूल्य भी ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार एनडीए के मतों का मूल्य भी ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की या जिस सरकार जिस दल की विधानसभाओं में और लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें होगी, वो उनके सदस्यों के जो मत मूल्य हैं वो भी ज़्यादा होंगे काउंट करेंगे तो उनका ही समर्थित कैंडिडेट जीतता है। और मोस्टली ये होता है कि केंद्र में जो सरकार होती है और अधिकांश राज्यों में जिस दल की सरकार होती है वो ही उसके द्वारा समर्थित जो क्या है प्रत्याशी जीतेगा। और इस बार एनडीए का जो प्रत्याशी जो है समर्थित है वो है द्रौपदी मुर्मू है, जबकि यूपीए समर्थित है वो यशवंत सिन्हा है। तो अब आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि इन मतों मूल्यों के आधार पर ही ये न्यूज़पेपर में ये चल रही है कि द्रौपदी मुर्मू जीत रही है। हमारे अगर आप भाग दे के निकालोगे, क्योंकि वे सभी जो विधायक हैं उनका मतों का मूल्य अभी वर्तमान में भारत में 5,49,474 है। 5,49,474 में अगर इसका भाग देंगे, क्योंकि सभी हमने क्या पढ़ा था कि सभी विधायकों के मतों के मूल्य में जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनका भाग देंगे। देखो अभी हमने यहाँ देखा ये सभी सांसदों के, तो ये वर्तमान में कितना वर्तमान में हमारे ये जो है वो है 5,49,474 है। इसमें हम निर्वाचित सदस्य कितने हो गए हमारे दोनों के मिला के, इसका भाग देंगे तो हमारे वर्तमान में इसका मत मूल्य आ जाएगा ये। लेकिन याद रखें इस बार ये मत मूल्य कम होने का चांस है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, और विधानसभा नहीं होने के कारण वहाँ पर जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो चुन के नहीं आए, और इसलिए ये इस बार हमारा जो मत मूल्य है वो 700 रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद हो गई, ये आप सीख गए प्रोसेस। ठीक है, अब ये न्यूनतम कोटा क्या होता है? अब न्यूनतम कोटा आपको पता है, कुल वैध मत जो भी आएंगे, चाहे मान लो अभी हमारे पास 500 वोट है तो न्यूनतम कोटा निकालना है, तो भाई कितने वाला जीतेगा? तो कुल वैध मत हो गए, कितने कैंडिडेट खड़े हैं, जिताना कितने को? 1 को है, +1 कर दो और +1। अब न्यूनतम कोटा क्या हो जाएगा हमारा? 251 हो जाएगा। अगर किसी भी राज्य में राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा में मान लो कई बार यहाँ 3 कैंडिडेट चुनते हैं, कभी 2 कैंडिडेट चुन के जाते हैं, तो वो कैंडिडेट की संख्या यहाँ लिख दी जाएगी, उनका भाग दे दिया जाएगा। अभी रिसेंटली राजस्थान में चुनाव हुए थे अभी, और आपको पता है इसमें 4 सदस्यों के ऊपर चुनाव हुए, तो उसमें न्यूनतम कोटा कैसे निकाला गया था कि हमारे जो मत है वो 200 थे, 4 + 1 + 1, तो ये हो गया 5। ठीक है, नीचे 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 40 + 1। जिसके पास 41 वोट थे वो जीत रहा था यहाँ पर। तो जिस भी कैंडिडेट को 41 वोट मिले वो जीता, और ये जीत के यहाँ से गए। तो इस प्रकार यहाँ का जो राज्यसभा का चुनाव थे उसमें न्यूनतम कोटा कितना था? 41 था। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ चीज़ें चल रही थी, वह निर्वाचक मंडल है, जो भी चीज़ें थी हमने इसको डिस्कस किया है। आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।